हेलो एंड वेलकम टू द टॉपर्स टॉक। मैं हूं आशीष कुमार और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर हर्षित पांडे। इन्होंने गेट 2024 में रैंक 13 हासिल किया है और गेट 23 में भी इन्होंने 269 रैंक हासिल किया था। इनकी बीटेक की पढ़ाई 2023 में पूरी हुई है GBPU AT कॉलेज उत्तराखंड से और इन्होंने मेड इजी 23 में मेड इजी के कुछ कोर्सेस लिए थे, फाउंडेशन कोर्स ESC प्लस गेट एंड टेस्ट सीरीज को इन्होंने कंप्लीट किया है, वहां से टेस्ट सीरीज ले रखा था और इसके अलावा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी 2024 में इन्होंने कंप्लीट किया, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट सीरीज इन्होंने लिया हुआ था। तो सबसे पहले मिस्टर हर्षित, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सर। एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रैंक। थैंक यू सर अगेन। सो हर्षित, जैसा मैं देख पा रहा हूं कि आपकी जो रैंक आई है 2024 में आपने 13th रैंक लाया और 2023 में 269 रैंक लाया था। क्या डिफरेंस हुआ था? पिछली बार ऐसा क्या हुआ था और इस बार ऐसा क्या हो गया कि सीधा 13 रैंक पर आ पाए? सर पिछली बार और इस बार में मेजरली 3 डिफरेंसेस थे। पहला डिफरेंस तो टाइम का था क्लियरली। पिछले साल क्योंकि मैं फाइनल ईयर में था तो उस समय प्रोजेक्ट वर्क भी था और हमारे एक सर थे, उन्होंने लैब भी रखी हुई थी तो उसमें भी काफ़ी काम होता था, तो उस समय टाइम क्रंच काफ़ी था। इस बार मैंने पूरे टाइम प्रिपरेशन ही करी है और कुछ नहीं कर रहा था, तो टाइम का मेरे पास टाइम काफ़ी अवेलेबल था इस बार। मतलब आप कह रहे हो कि जो पिछले साल की आपकी तैयारी हुई Yes, उसमें बेसिकली आप कॉलेज के साथ भी, कॉलेज का भी काम चल रहा था, प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, Yes, और sir. साथ साथ आपने तैयारी करी है। Yes, sir. और उसके बाद आप 269 तक रैंक तक लाए। Yes, sir. तो क्या पिछली बार अगर आप इस बार से कंपेयर करते हो तो पिछली बार क्या कमी थी? सर पिछली बार में एक कमी तो मुझे बहुत क्लियरली पता है कि मैंने टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं समझी थी। मैंने टेस्ट सीरीज़ लास्ट तक डिले करी थी ये सोच के कि टेस्ट लास्ट 1 मंथ में दे दूंगा, पर जो कि क्लियरली गलत तरीका है। अब तो मुझे बहुत क्लियर हो चुका है कि बहुत गलत तरीका है वो। अच्छा, तो आपने टेस्ट सीरीज लगाया? यस सर। लेकिन कम लगाया? यस सर, मैंने पिछली बार एग्रीगेट मैंने 20 टेस्ट के अराउंड दिए थे, सब मिला के 1 घंटे 3 घंटे वाले सब मिला के मैंने अराउंड 20 टेस्ट दिए थे, तो वो मैंने बहुत इंप्रूव करने की कोशिश करी थी इस बार। अच्छा, तो पिछली बार आपने सिर्फ 20 ही टेस्ट लगाए और 20 टेस्ट के बाद आपने 269 रैंक लाया। यस सर। और इस बार क्या क्या था? आपने टेस्ट सीरीज में कितना अप्रोच किया? सर इस बार मैंने अराउंड मार्च में ही मैंने मेडिजी की 2 साल की टेस्ट सीरीज खरीद ली थी, 2024 की और 2023 की। हाँ। मार्च में ही ले ली थी मैंने वो। Okay. यहाँ कोर्स ज्वाइन करने से पहले ही मेरे को क्लियर हो गया था कि टेस्ट सीरीज तो लेनी ही लेनी है। उसके बाद मैंने इस बार अब मैक्स टू मैक्स मैंने अराउंड 110 से ज़्यादा टेस्ट लिखे थे मेडिजी के। इसका मतलब कि 2023 का टेस्ट एंड प्लस 2024 का टेस्ट दोनों मिलाकर के आपने 110 से ऊपर टेस्ट लगाए। यस सर। आप टेस्ट लगाना कब से शुरू किए थे? कौन से मंथ में आपने शुरुआत करी थी टेस्ट को अटेम्प्ट करना? सर कुछ टेस्ट मैंने पहले लिखे हुए थे, छोटे टेस्ट जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, पर फुल फ्लैश मैंने अक्टूबर के बाद से मैंने टेस्ट लिखने स्टार्ट कर दिए थे। तो क्या करते? कुछ टाइम डिफरेंस रखते थे या फिर डेली लगा रहे थे? आपका अप्रोच क्या था? सर अक्टूबर के बाद से तो डेली लगाने पड़े थे क्योंकि फिर वो कवर भी करने थे टोटल। अच्छा। 110 जो कि लिखे थे। अच्छा। तो उसके बाद डेली मैं एक टेस्ट लिख रहा था। ये मतलब वो शेड्यूल में था कि एक टेस्ट लिखना है, फिर वो छोटा हो या बड़ा हो वो टाइम अपने हिसाब से निकाल के एक टेस्ट डेली लिखना था, ये मैं मान के चल रहा था। ओके, वेरी गुड। तो एंड तक आप फिर टेस्ट लगाते रह गए और 110 टेस्ट टोटल आपने लगाए इन दोनों ईयर्स का मिला करके? सर यस। एंड टाइम पे। ओके, वेरी गुड। आपको क्या लगता है टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंस है तैयारी के लिए? सर टेस्ट सीरीज़ एक लेवल के बाद सर टेस्ट सीरीज़ ही मेरे हिसाब से बिना टेस्ट सीरीज़ लगाए एक इंसान 500 तक फिर भी ले आएगा प्रीवियस ईयर करके, पर 500 से ऊपर की जो जंप है वो पूरी टेस्ट सीरीज से ही आती है। क्या बात है, बहुत बहुत ही अच्छी बात कही है। आपके जरिए से आपके एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए मैं स्टूडेंट्स को एक बात शेयर करना चाहता हूं। जो हर्षित ने कहा अभी कि टेस्ट सीरीज का इतना इंपॉर्टेंस होता है कि अगर आपने टेस्ट सीरीज को कम लगाया हुआ है तो आप 500 रैंक तक तभी ले आओगे, लेकिन जो जंप होता है जिसमें आप सिंगल डिजिट रैंक लेकर आते हैं या फिर एक बहुत अच्छे रैंक को, इंप्रेसिव रैंक को लाने के लिए टेस्ट सीरीज का पूरा लगाया जाना बहुत जरूरी है। और बेसिकली बाकी सब सोर्सेज से आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होता है, लेकिन जो जंप होता है जिससे आप एक्चुअली रैंक लेकर आते हैं वो टेस्ट सीरीज आपको डायरेक्ट टू द रैंक लेकर जाता है। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर स्टोरी हियर। एंड एक चीज और भी मैं देख पा रहा हूं कि आपने जो क्लासेस लिए थे, yes, जब क्लासेस करते थे आप, तो आपके सोर्सेस क्या आप अडॉप्ट करते थे उस दौरान जब आपने शुरुआत की अपनी प्रिपरेशन टिल द लास्ट, जब आपने एग्जाम दिया उस समय से लेकर एंड तक क्या क्या सोर्सेस रहे और कैसे आपने फॉलो किया? सर स्टार्टिंग प्रिपरेशन तो जब मैं कॉलेज में था तब मैंने काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हुई थी कॉलेज के टाइम पे? यस सर, जब Okay. कॉलेज में सेमेस्टर्स के साथ में। उसके बाद जब मैं क्लास में आया था तब मैंने क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते थे उसको अच्छे से फॉलो किया था और मैंने नोट्स बनाए थे।
ओके और सारे नोट्स सर मैंने डिजिटल बनाए हुए थे, क्योंकि मुझे क्लियर था कि मेरे से कॉपी के नोट्स हैंडल नहीं होते थे। अच्छा, तो डिजिटल नोट मतलब कि आपने टैबलेट टैब में या फिर टैबलेट टैब में पे आपने पूरे नोट्स बनाए? हाँ सर, ओके। टैबलेट में सारे नोट्स बनाए हुए थे। तो और क्वेश्चन वगैरह भी उसी में सॉल्व करते थे आप, या सिर्फ नोट्स के लिए आप सर follow सिर्फ नोट्स में टैबलेट में बनाता था और Okay. क्वेश्चन में पेपर में सॉल्व अच्छा, करता था। मैनुअली फिर सॉल्व करते थे वहाँ हाँ सर, पे? क्वेश्चन ओके, सारे पेपर में सॉल्व करता था। ओके। और सर उसके अलावा सोर्सेज में मैंने टेस्ट सीरीज रेफर करी थी 2 साल की, और मिस्टेक्स मैंने जितनी भी उसमें हुई थी अपनी सारी मिस्टेक्स भी लिखी हुई थी। मैंने मिस्टेक्स की अराउंड सारे सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल कॉपी बनाई हुई थी, अच्छा। वो भी टैब में बनाई थी, तो उसको हैंडल करना भी काफ़ी ईजी हो गया था। और लास्ट में फिर मिस्टेक्स ही मैंने रिवाइज करी थी, और प्रीवियस जो क्वेश्चंस मुझसे एक बार में सॉल्व नहीं होते थे और जो मिस्टेक्स मैंने की थी पूरे साल भर में, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज किया था लास्ट में। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जब आपने तैयारी की Yes, sir. तो जहां जहां आपको लगा कि आपने मिस्टेक किया, Yes, sir. उन सभी मिस्टेक्स को आप लिखते चले गए। यू Yes, हैव sir. मेड योर ओन मिस्टेक बुक, Yes, sir. मिस्टेक बुकलेट, सब्जेक्ट वाइज, Yes, sir. टॉपिक वाइज, राइट? Yes, sir. और जो मिस्टेक्स थे उस मिस्टेक को अगर रिवाइज कर लिया जाए तो पूरी तैयारी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। Yes, sir. मतलब कितनी सही बात कही अभी हर्षित ने कि आप सभी को सीखना चाहिए इनकी स्टोरी से। देखो, मिस्टेक करना बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, मिस्टेक तो होते हर एक इंसान से हैं। अब इन्होंने क्या किया कि जहां जहां मिस्टेक हुए हैं उस मिस्टेक को लिखते चले गए कि मैं कहां कहां मिस्टेक करता हूं, और वो मिस्टेक जब आइडेंटिफाई हो गए क्यों ना उसी का रिवीजन कर लिया जाए, हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। वो कमियों के ऊपर डायरेक्ट अटैक है अगर आप इस तरीके से अप्रोच रखते हैं तो। कितना इंप्रेसिव अप्रोच है हर्षित का, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो मिस्टेक बुकलेट बनाया, क्या इसके बाद आपको शॉर्ट नोट की जरूरत पड़ रही थी? सर शॉर्ट नोट्स तो मैंने बनाए थे आपने? ये सर शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए थे सारे वो भी सब्जेक्ट्स के। डिजिटल बनाया था? सर सब डिजिटल बनाए हुए क्या बात है, वेरी गुड। थे। थैंक यू सर। और क्या था? सर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे सारे सब्जेक्ट्स के, और मेरे शॉर्ट नोट्स भी हल्के लेंदियर साइड पे ही थे। फॉर एग्जांपल 400 सब पेज का सब्जेक्ट्स मैंने अराउंड 60-70 पेजेस में सम अप किया हुआ था। अच्छा। क्योंकि मैं मेजरली डेरिवेशंस भी उसमें डेरिवेशंस के कॉन्सेप्ट्स भी लिख लेता था। मतलब कि जो डेरिवेशन से एक्सट्रैक्ट करके कॉन्सेप्ट निकालते हैं, Yes, sir. आपने उसको लिख रखा था वहाँ यस पे? सर, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं होंगे, जिनमें डेरिवेशन लगेगा। और तो मैं उस एक बार शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, फिर मैं शॉर्ट नोट से रिफर करता था। मेन नोट्स मैंने साइड रख दिए थे, तो मैं डेरिवेशंस ना छूटे इसलिए मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में डेरिवेशंस भी सम अप फॉर्म में लिख दिए थे। तो वो मेरा शॉर्ट नोट्स के लिए अप्रोच था। अच्छा हर्षित, एक चीज बताइए, आपने शॉर्ट नोट की जो बात कही अभी, एक बड़ा ही कंफ्यूजन सा बच्चों के माहौल में होता है एक चीज कि शॉर्ट नोट बनाते सभी हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये अप्रोच नहीं मालूम होता है कि मैं किस तरीके से शॉर्ट नोट बनाऊं कि वो ज्यादा एफिशिएंट हमारी तैयारी के लिए हो। Yes. आपका क्या कहना है इस पे? आपने क्या किया था सर एग्जैक्टली? व्हाट टू इंक्लूड, व्हाट नॉट टू इंक्लूड, व्हाट वाज योर अप्रोच? सर मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर करे थे। 3 to 4 टाइम्स मैंने जब प्रीवियस ईयर कर लिए थे, उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो मुझे बहुत क्लियर था कि क्या एग्जाम में पूछते हैं और Okay. क्या नहीं पूछते हैं। ओके, तो- मतलब आप जब सब्जेक्ट पढ़ रहे थे यस सर। उस टाइम पे आपने शॉर्ट नोट नहीं बनाया? सर नहीं, उस टाइम आपने जब PYQ बनाना चालू किया Yes, उस टाइम पे आपने शॉर्ट नोट को किया। यस सर। इसके पीछे क्या अप्रोच था आपका, क्यों ऐसा? सर इसके पीछे एक्चुअली अप्रोच ये था कि मुझे रिवीजन करने में दिक्कत हो रही थी, ओके, और मुझे अगर मैं मानना था कि अगर मैं एक हफ्ता एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने में लगाता हूँ तो मेरे रिविजन्स इतने नहीं हो पाएंगे जितने चाहिए होते हैं। ओके, तो जब मुझे वो दिक्कत हुई थी तब मैंने सोचा था कि शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स अपने बनाए थे, ओके, और मुझे क्लियर हो गया था उस समय तक कि क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं। तो मुझे 1 मंथ लगा था सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बनाने में, और उसी बहाने मेरा एक बार पूरे सारे लेंदी रोड्स भी रिवाइज हो गए थे, और मैंने सब इंक्लूड कर लिया था। तो मेरे शॉर्ट नोट्स काफ़ी अच्छे बन गए थे उसके बाद। ओके। देखो कितनी अच्छी बात है कि जिस तरीके से हर्षित बता रहे हैं, आप देखो कि एक रैंकर्स की जो स्ट्रैटेजी होती है ना, बिल्कुल उसी अप्रोच पे ये हर एक स्टेज पे आपको दिखाई दे रहे हैं। बच्चे, मैं इनके जरिए से आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि एक तो इन्होंने जो बहुत अच्छी बात कही कि मिस्टेक के ऊपर डायरेक्टली अटैक करना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने बताई कि शॉर्ट नोट जो बनाई जाती है वो हमें ये सबसे पहले जानना चाहिए कि आखिरकार मिस्टेक्स आप कहां कहां कर रहे हो। वो एग्जाम का, अगर आपके एग्जाम पूछना क्या चाहते हैं, अगर ये हमें आइडिया लग जाए, और वो आइडिया लगाने का सबसे आसान तरीका होता है PYQ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने लगाए, राइट? Yes, sir. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको मालूम चला कि भाई ये वाले एरियाज हैं जिसपे हमें ज्यादा अप्रोच रखने चाहिए, Yes. और आपने उसके हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाए आपने। यस सर। डजंट मैटर कि शॉर्ट बहुत ही शॉर्ट है या नहीं है, अगर थोड़ा सा लेंथियर साइड भी है तब भी चलेगा, लेकिन वो इतना तो होना चाहिए जिससे आपके रिवीजन प्रॉपरली एफिशिएंट वे में हो सके। यस सर। वेरी गुड डियर, आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर अप्रोच। ओके, सो आप एक चीज बताइए कि जो जनरली क्लासेस होती थी
Yes, sir. तो क्लासेस में तो एक माहौल होता है जिसमें सभी बच्चे एक फ्लो में रन कर रहे होते हैं कि पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। Yes, sir. और क्लास का माहौल ही अलग होता है, क्योंकि आप ऑफलाइन बैच में थे तो आपने देखा होगा। Yes, sir. और उसको काफी हद तक आपने एंजॉय किया। आपका क्या था वैसे एक्सपीरियंस क्लासरूम्स का? सर क्लासरूम कोर्स मेरे हिसाब से काफ़ी मोटिवेशनल एक तरीके से होता है, क्योंकि क्लास में इन स्टेज पढ़ना तो टफ हो जाता है, पर टीचर्स बहुत अच्छे से बीच में मोटिवेट भी करते रहते हैं, जो कि मेरे लिए मेजरली वही ज़्यादा अट्रैक्शन था क्लास के लिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो फिर भी मैंने रैंक मेरी आई हुई थी, तो मुझे एक आइडिया तो था कॉन्सेप्ट्स का, मुझे स्क्रैच से नहीं पढ़नी थी चीज़ें, पर मैं क्लास इसीलिए कर रहा था क्योंकि क्लास के बीच में मोटिवेशन बहुत अच्छा मिल जाता था। तो मेरे लिए क्लासरूम का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। अब जब क्लासरूम में तो सभी बच्चे फ्लो करते हैं और ये मोटिवेशन सभी को मिलता है, लेकिन जब असली तैयारी, जो मैं मानता हूं कि असली तैयारी होती है जब क्लास के बाद का जो आपका लाइफ होता है, Yes, sir. वंस द क्लास इज ओवर योर प्रिपरेशन स्टार्ट्स। Yes, sir. सो उस वाले टाइम पे आपने एग्जैक्टली क्या किया? अगर आप देखेंगे अभी माहौल में तो आपको दिखाई क्या देगा कि बहुत सारी जनता आते हैं दिल्ली आके तैयारी करते हैं। Yes, sir. उसमें से जो करेक्ट अप्रोच रखते हैं वो इस टाइम को बहुत ही प्रॉपर्ली प्लान करते हैं कि मैं क्लास खत्म होने के बाद अपने टाइम को कैसे प्लान करूं। Yes, sir. ठीक है, और वहीं पे कई सारे बच्चे मिस कर देते हैं, उनकी रैंक खराब होती है, पीछे चले जाते हैं। Yes, sir. ठीक है, आप आगे आए तो आपकी स्ट्रेटजी डेफिनेटली बहुत अच्छी रही होगी। Yes, sir. क्या थी आपकी अप्रोच? सर मेरा क्लास के अलावा दो ही चीज़ें रहती थी करने के लिए। एक तो मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था, और दूसरा मैंने मन में ये माना हुआ था कि अगर मैं 2 साल की टेस्ट सीरीज पूरी कर दूंगा तो मेरी अंडर 100 रैंक तो कंफर्म आ जाएगी। तो ये मैंने माना हुआ था, तो मैं वो एम करके चल रहा था कि मुझे इतने टेस्ट लिखने हैं और इतना टाइम है, तो मैंने उस हिसाब से डिवाइड कर लिया था कि अगर मैं पर डे एक टेस्ट लिखूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और पर डे एक टेस्ट लिखना ऐसे अगर हम देखें तो टफ नहीं लगता है। अगर हम देखें कि मुझे 120 टेस्ट लिखने हैं तो वो टारगेट बड़ा लगता है, टफ लगता है। पर अगर मैं ये लेके चलूँ कि मुझे हर दिन एक टेस्ट लिखना है तो वो डुएबल लगता है और करा भी जाता है। तो मैंने ऐसे उसको देखा था, और मैंने अपने रिविजन्स भी ऐसे प्लान किए थे। मैंने इतने नंबर ऑफ रिविजन्स करने हैं, इतना टाइम है, इस हिसाब से इतने दिन में इतना बार रिवाइज करना पड़ेगा, इस हिसाब से मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ था। तो मेरा क्लासेस के अलावा फिर यही प्लान जो मैंने बना लिया था, इसी को फॉलो करते हुए सारा टाइम बीत जाता था। आप देखिए कि इनकी स्ट्रांग बिलीफ जो रही है, इनकी जो बिलीफ सिस्टम है और इनका जो अप्रोच रहा है वो कितना करेक्ट है कि इन्होंने टेस्ट सीरीज को भी टारगेट ऐसे नहीं किया कि मैं लास्ट में एक ही बार में कर रहा हूं, एक दिन के अंदर 2 टेस्ट कर रहा हूं। अपने ऊपर बर्डन ना लेकर के बहुत ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, और उस टाइम को जो लोग क्लासेस के बाद बिताते हैं उसमें इन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में रह करके हर एक स्टेप बाय स्टेप चले हैं, तभी ये रैंक हासिल हो पाई है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आपको भी आपके टाइम पे अभी जो चल रहा है, अगर आप अगले साल इसी तरीके से आप अपने लिए प्ले करना चाहते हो तो आपको भी स्ट्रैटेजी आपकी इनकी स्टोरी से सीखना चाहिए। ऑलराइट, सो एक चीज और भी होता है कि जो तैयारी का फेज होता है ना, Yes, sir. उसमें कई बार एग्जाम देने के बाद ये महसूस होता है लोगों को क्या कि मैंने यहां पे गलती कर दी, वहां पे गलती कर दी। Yes, sir. अगर मैं गलतियों को कंपेयर करूं तो आपको क्या लगता है कि लास्ट ईयर जो आपने मिस्टेक्स किया, अगर sir. आपको लगता है तो, Yes, sir. और इस ईयर जो अभी आप 13th रैंक लेकर आए हैं, क्या आपको लगता है कि 13th रैंक इज द टारगेट फॉर यू, या फिर आपने यहां भी कुछ मिस्टेक किए और उसके बाद आपका 13? आपको क्या लगता है कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? सर पिछले साल मेरे अप्रोच में और इस साल के अप्रोच में काफ़ी डिफरेंस था। पिछले साल मुझे जितना मुझे नॉलेज थी, मुझे पता था कि अगर मैं रैंक 150 के अराउंड ले आऊँगा तो मुझे PSU मिल जाएगा जनरल में कोई। तो मैंने रैंक 150 ही एम करी तो मेरी 269 आई। इस बार मैंने रैंक 1 एम करी तो मेरी रैंक 13 आई। तो एफर्ट्स भी उसी हिसाब से वो अलग थे कि 150 के लिए अलग एफर्ट लगेगा, रैंक 1 के लिए अलग एफर्ट लगेगा। और गलती मैंने पिछले साल मेजरली यही करी थी कि मैंने टेस्ट सीरीज को उसकी ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं दे पाया था। मैं वैसे भी नहीं दे पाया था, और टाइम क्रंच भी था पिछले साल फाइनल ईयर में। वैसे टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसमें होता क्या है कि अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज एक आईना है जो इंसान को ये बताता रहता है कि आप कहाँ पे कम हो रहे हो, कहाँ पे आपकी मिस्टेक है, आपका कौन सा एरिया वीक है। और अगर आप टेस्ट सीरीज जो आप कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक एस्पिरेंट की, कि अगर हमें ये मालूम चल जाए कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, जो कि टेस्ट सीरीज आपको बताता रहता है, तो उसके हिसाब से आपको इंप्रूव करने का अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिलता रहता है। और आपने इसका बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया है। वेरी गुड डियर। एक चीज और बताइए कि आप मिस्टेक्स जैसे इस बार का जो एग्जाम हुआ, जब एग्जाम में पूरी आपने क्वेश्चंस बनाए, ऑल क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको लगता है कहीं पे आपने मिस्टेक कर दी, कहीं पे कोई वीक पोर्शन रहा आपका? सर मेरा इस बार के अप्रोच में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रही कि मैंने माना हुआ था कि मेरा मैथ्स और एप्टी पोर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पिछले साल मुझे लगा था कि मैथ्स और एप्टी पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने उसकी ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं दी इस बार। और मैंने लास्ट तक टेक्निकल पोर्शन पे बहुत फोकस किया और मैथ्स और एप्टी को
एंड तक मैंने काफ़ी इग्नोर किया, ये तो अच्छा। मेरा स्ट्रॉन्ग है सोच के, पर मेन पेपर में फिर वही मैथ्स और एप्टी की वजह से मेरे मार्क्स कम हो गए। 6 मार्क्स मेरे सिर्फ एप्टी में ही कट गए। तो 6 मार्क्स आपके एप्टी में रह गए? हाँ सर, 6 मार्क्स एप्टी में रह गए 15 में से। अच्छा, और 6 अगर कट गए, मतलब 9 मार्क्स आए और 6 हाँ, रह गए। तो अच्छा, तो उसके हिसाब से जो जो आपका लैग हुआ मार्क्स का, हाँ सर। अगर मैं इसको अज्यूम करूं कि ये मार्क्स आपके आ जाते, यस सर। तो आपके मार्क्स क्या होते? सर मेरे मार्क्स होते 87.66। 87.6, जो कि फर्स्ट रैंक का जो मार्क्स होता है उससे 2.3 मार्क्स ज़्यादा होते उससे ऊपर चले जाते हैं। Yes, sir. मतलब कि आपकी रैंक 1 भी हो सकती थी Yes, sir. अगर आपको सिली मिस्टेक्स नहीं होते तो। हाँ सर। आपको क्या लगता है हर्षित कि जो मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, Yes, sir. मिस्टेक के साथ कैसे डील करना चाहिए और आपने कैसे डील किया? सर जो मेरा तैयारी के दौरान आपको कई बार तो महसूस Yes, हुआ sir. होगा ना Yes, sir. कि आप इस एरिया में मिस्टेक कर रहे हो, यहाँ Yes, पे sir. मिस्टेक से आप नहीं हो पा रही है मिस्टेक, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। Yes, sir. तो मिस्टेक जब आप करते थे तो जनरली बच्चों के साथ क्या होता है ना कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो मोटिवेशन खूब आ गई, यस सर। और क्वेश्चन गलत हो गया तो डिमोटिवेट होने लग गए। यस सर। ठीक है, आपके साथ क्या हुआ था और आपने कैसे डील किया यहाँ पे? सर मेरा मिस्टेक्स के लिए अप्रोच ये था कि मैं जो भी मिस्टेक्स होती थी पहले तो उसको क्लियरली अपने शब्दों में लिख लेता था कि मैंने ये मिस्टेक यहाँ पर करी है। उसके बाद फिर मैं उसकी थ्योरी पढ़ लेता था एक बार, जस्ट टू बी श्योर कि मैं कुछ कॉन्सेप्चुअली मिस नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी मिस्टेक एक लास्ट में हुई थी, गेट के पास ही में हुई थी। ट्रांजिशन कर्व डिज़ाइन जो हम करते हैं उसमें शिफ्ट निकाल के कर्व को नीचे शिफ्ट करके फिर पूरा डेरिवेशन होता है। तो जब मैं पढ़ रहा था मुझे लग रहा था ये तो बहुत ईजी है, पर जब एक्चुअल क्वेश्चन करते हैं तब पता चलता है कि हमारी मिस्टेक्स हो कहाँ पर ही है। तो उसके बाद फिर मैंने उसका पूरा डेरिवेशन कर लिया था, तो मुझे बहुत क्लियर हो गया था। तो मैंने अपनी सारी मिस्टेक्स ऐसे ही डील करी, जो भी मिस्टेक हुई उसको लिख लिया और उसके बाद उसकी थ्योरी पढ़ी, और अगर कोई डेरिवेशन इन्वॉल्व है तो वो डेरिवेशन भी कर लिया, जस्ट टू बी श्योर। तो मैंने मिस्टेक्स कॉपी सारी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज बनाई हुई थी, हर सब्जेक्ट की। तो अराउंड 15 to 16 मेरे पास डिजिटल मिस्टेक कॉपीज़ भी थी, और मैं उनको रिवाइज करते रहता था रेगुलर पीरियड पे। तो वैसे मैंने मिस्टेक्स से डील करा। देखो कितनी अच्छी बात है कि हर्षित ने जो बताया कि मिस्टेक्स के साथ डील करने का जो तरीका होता है ना, कि आप अपने मिस्टेक को लिखें और एक एक करके एनकाउंटर करें कि एक मिस्टेक अगर यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, इस एरिया में इस टॉपिक में मिस्टेक हो रही है, तो क्यों ना उसके साथ मैं पहले पूरी तरीके से पूरा उसका सर्जरी कर डालूं, और उसके बाद उसे सीखने को मिला, और वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का सबसे ईजिएस्ट वे होता है। यस सर। कि जो हमारा मिस्टेक जो हमें दुख दे रहा है उस चीज के साथ आपने पूरा सर्जरी कर डाला, और उसके बाद हमारे पास कोई जगह नहीं बची कि आप वहां पे मिस्टेक करें। इनफैक्ट उल्टा कॉन्फिडेंस काफी बिल्डअप हो गया होगा। सर मेरा कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था सर, पिछले बार के अटेम्प्ट में और इस बार के अटेम्प्ट में। इस बार क्योंकि मैंने इतने टेस्ट दे दिए थे, मुझे अपनी मिस्टेक्स बहुत क्लियरली पता थी, तो कॉन्फिडेंस भी एक ऑल टाइम हाई पे था। अंडर 100 तो मैं श्योर था कि आ जाएगी, और इस कॉन्फिडेंस की वजह से ही था ये दोनों अटेम्प्ट में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस। क्योंकि पिछले साल का पेपर इवनिंग शिफ्ट काफ़ी टफ पेपर आया था, और मैं उसको देख के पैनिक हो गया था सर। मेजर प्रॉब्लम ये भी थी। तो कॉन्फिडेंस भी दोनों अटेम्प्ट्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, और वो उसका मेजर रीज़न यही था कि इस बार मैंने टेस्ट सीरीज़ को बहुत सीरियसली लिया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कंसिस्टेंसी के साथ कई बार बच्चे डील नहीं कर पाते, और कंसिस्टेंसी तैयारी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। तो आप कंसिस्टेंसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका कैसा था इसका एक्सपीरियंस? सर कंसिस्टेंसी के लिए अगर मैं वैसे देखूं टारगेट को कि मुझे इतने टेस्ट लिखने हैं, मेजर टारगेट्स लेके अगर मैं चलता हूं, तो फिर वो थिंग्स थोड़ा वैसी लगती हैं कि ये कैसे कर सकता हूं करके मैं। पर अगर मैं डेली के टारगेट्स बना लेता हूं, फिर मुझे नहीं लगता कि कंसिस्टेंसी में कोई प्रॉब्लम आनी मुझे आई या किसी को भी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दिन के 40 पेजेस रिवाइज करने हैं और एक टेस्ट लिखना है आइडियली, तो वो बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं है। पर अगर मैं कहूँ कि मुझे 16 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं और मुझे 120 टेस्ट लिखने हैं, तब वो लगेगा कि ये थोड़ा आउट ऑफ मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा किसी से भी जो कंसिस्टेंसी एम कर रहा है कि अपने टारगेट्स रिड्यूस करके उनको डेली टारगेट्स में अगर आप ले आओगे तो आपकी कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। कुछ और मैसेज देना चाहेंगे आप बच्चों को? सर बच्चों को मैं ये कहूँगा, मतलब अपने जूनियर्स को मैं ये कहूँगा कि कभी भी खुद को ये नहीं सोचना होता है कि मैं कहीं आईआईटी से नहीं हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझसे नहीं होगा। अगर आप प्रोसेस वेल एक्सप्लेन प्रोसेस है उसको फॉलो करोगे तो हो जाएगा, चीज़ें डूएबल लगने लगेंगी और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, एंड में रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और जो हर्षित की स्टोरी है, मैं जानता हूँ और मुझे लगता है कि आप सभी को इनके स्टोरी से और इनके एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और जिस तरीके से इन्होंने रैंक 13 हासिल किया,
आप अगर थोड़ा सा और वर्कआउट करते हैं तो आप और भी अच्छा ला सकते हैं, और इसका कोई रोल नहीं होता कि आप कौन से कॉलेज से और कितने पॉइंटर्स आपके कॉलेज में थे। Yes, sir. जो अभी का अप्रोच होता है वो सिर्फ अभी का ही मेहनत से हमारा असली रैंक जो अभी आप लेकर आते हैं वो हासिल होता है। Yes. So thank you so much for joining to this Topper Stock Studio, Harshit. Thank you. And congratulations once again to Thank you you, sir. and your whole family. Thank you, sir. And wish you very good luck Thank for you, the next things to you. Yes, sir. All right. Very congratulations.